अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया दी प्रोसेस ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। लेक्चर नंबर 4 से हमारे पास इस चैप्टर का पहला पोर्शन इनिशिएट हो रहा है एंड दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ये है इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन। और ऑस्मो रेगुलेशन में आज जो हम लोगों ने बात करनी है वो हम लोग देखेंगे दी वाटर रिलेशन ऑफ ए प्लांट सेल। इस टॉपिक में आज वाली क्लास में तो मैं एक बेस सेट करूँगा, बताऊँगा कौन कौन सी वैल्यूज़, कौन कौन सी पोटेंशियल्स जो हैं वो वाटर रिलेशन रखती हैं या वाटर के साथ मिलके बिहेव करती हैं। कल वाली क्लास में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे दी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन और उन सोल्यूशन का फिर क्या इम्पैक्ट आता है एक एनिमल सेल के ऊपर या फिर एक प्लांट सेल के ऊपर, कि उन सोल्यूशंस का किस किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट होगा या किस तरह से वो बिहेव करेंगे विद इन एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल। तो आज तो कुछ बुनियादी बातें समझनी मगर हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब कभी हम लोग नेचर में किसी भी एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रिडिक्ट करें विद इन ए सोल्यूशन, हम लोग किसी एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो एलिमेंट एक सोल्यूशन में है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी सोल्यूशन में अगर हम लोग सोल्यूशन को उसके कंपोनेंट्स में डिसोसिएट करें तो ये सोल्यूशन सिर्फ उस सूरत कहलाता है जब इसके पास सॉल्यूट भी मौजूद हो और इसके पास सॉल्वेंट भी मौजूद हो। जब इसके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी ना, यानी इसके पास सॉल्यूट भी मौजूद है और इसके पास सॉल्वेंट भी मौजूद है, तब हम लोग इसे कहेंगे ये एक सॉल्यूशन है। तो नेचर में जब कभी आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रिडिक्ट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा प्रिडिक्ट होती है बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज प्रिडिक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन को जब कभी प्रिडिक्ट किया जाता है उसे प्रिडिक्ट किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये बात इससे पहले आप लोग लेमली अप्लाई भी करते रहे हो मगर बस शायद लॉजिकली नहीं मालूम था कि नेचर में जब कभी हम लोग सॉल्यूशन को प्रिडिक्ट करते थे वो हमेशा प्रिडिक्ट होती थी बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो कभी भी सॉल्वेंट से प्रिडिक्ट नहीं होती थी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ के देखो कि मैंने क्या किया, ग्लास लिया, उस ग्लास में डाला पानी डालने के बाद उसके अंदर डाला 1 चम्मच नमक, स्टर किया और आप लोगों को पीने के लिए दिया। आप लोगों ने एक सिप लिया। जब एक सिप लिया तो थोड़ा सा नमकीन लगा होगा, अगर पूछूं कैसा लगा तो नमकीन लगा है थोड़ा सा। मैंने वो सेम ग्लास वापस लिया जिसमें से आप लोगों ने सिप लिया था और इस बार मैंने उसके अंदर डाले 10 मोर स्पून्स ऑफ सॉल्ट, 10 और स्पून डाल दिए सॉल्ट के। स्टर किया, फिर से आप लोग को दिया पीने के लिए एंड फॉर एन इंस्टेंस सपोज़ आप लोगों ने एक उसका सिप पी भी लिया, हालांकि मुश्किल है, वापस लिया, अजीब सा मुँह बनाओगे, पूछूँगा क्या हुआ, कहोगे कड़वा लगा, कड़वाहट आ गई उसके अंदर सॉल्ट की वजह से। अब मेरा सवाल ये, अगर मैं पूछूँ क्यों कड़वा लगा है, ये इसके अंदर कड़वाहट क्यों हो गई है इतनी, तो अभी आप लोगों ने जो सोचा भी होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में ये जवाब दिया होगा क्योंकि इसके अंदर नमक ज़्यादा था। इसमें कड़वाहट इसीलिए आई है क्योंकि इसके अंदर क्या ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है। मगर अगर सोचो, अगर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी हो, तो मैंने ये वही ग्लास वापस लिया था जिसमें से पहली दफ़ा आप लोग को सिप लेने के लिए दिया था। सेम ग्लास मैंने वापस लिया है। तो जब मैंने वो सेम ग्लास वापस लिया है और प्रीवियसली आप इस ग्लास में से सिप ले चुके हो, जब प्रीवियसली आपने इस ग्लास में से सिप लिया था पानी भी तो कम हुआ था, इस ग्लास में पानी की भी तो कमी आई थी, तो पानी कम होने की वजह से भी तो कड़वाहट बढ़ी है, ना कि सिर्फ सॉल्ट ऐड करने की वजह से। मगर हम लोग क्या एग्जांपल देते हैं हमेशा, इसलिए ज़्यादा कड़वाहट आ गई है क्योंकि सॉल्ट बढ़ गया
और सॉल्ट एक सॉल्यूट था, जिस लिहाज से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया, यानी हम लोग सॉल्ट के हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्ट एक सॉल्यूट था। हमने कॉन्सेंट्रेशन को प्रेडिक्ट किया बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट के हिसाब से प्रेडिक्ट नहीं किया। ये भी हो सकता है मैंने एग्जाम्पल फ्रेज ही ऐसी की हो कि आप लोग ये कहें कि सॉल्यूट के हिसाब से प्रेडिक्ट किया है, एग्जाम्पल की वर्डिंग्स ही मैं ऐसे प्लेस करा, तो एग्जाम्पल बदल के देखते हैं। मैंने किया ये कि एक 10 ml का बीकर लिया, एक 10 ml का बीकर ले रहा हूँ, इस 10 ml बीकर में मैंने पहले तो ये 10 ml का मार्क है, मैंने पहले तो प्लेस कर दिया 10 का 10 ml HCl, 10 के 10 ml इसके अंदर मैंने प्लेस किया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इसमें 10 के 10 ml HCl प्लेस किया है, तो भाई मुझे ये बताओ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्योंकि इसके अंदर प्योर HCl है, तो आप लोग बोलोगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 100%, बिल्कुल प्योर HCl है, दैट मीन्स 100% कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब मैं सिनारियो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, दिस वाज सिनारियो ए। अब सिनारियो बी की कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों ने प्रेडिक्ट करनी है, मैं नहीं बताऊँगा। सिनारियो बी में मैंने क्या किया, इस HCl को मैं ले गया 7 ml पे, HCl को 7 ml पे ले गया हूँ, और जो अब मैंने 3 ml एडिशन इसके अंदर करी है, वो 3 ml एडिशन मैंने कर दी है वाटर की, जो ऊपर 3 ml का मैंने डिफरेंस क्रिएट कराया है, ये 3 ml आ गया वाटर, 7 ml मौजूद है HCl। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अब मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताओ, जब मैंने HCl को डाइल्यूट कर दिया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने गेस कर लिया होगा वो कहेंगे 70%। क्यों? क्योंकि 7 ml HCl है, 10 में से 7 ml तो HCl है और सिर्फ 3 ml है वाटर, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोली गई? 70। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन में 7 ml कर दिया है वाटर। जब मैंने ये सिनेरियो सी है, अब मैंने कर दिया 7 ml वाटर, 7 ml वाटर कर देने के बाद अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो जो बच्चे सही गेस कर गए होंगे वो सोच रहे होंगे 30% कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाँ अब इसकी 30% कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 ml HCl बचा, 7 ml तो मैंने वाटर कर दिया है। अब ज़रा देखो, चलो यहाँ पे तो सिर्फ था ये HCl, अगर यहाँ 7 ml HCl था तो 3 ml वाटर भी तो था। जब 3 ml वाटर था, हम लोगों ने स्टिल ये नहीं बोला कि ये 30% कॉन्सेंट्रेटेड है, हम लोगों ने ये देखा 7 ml HCl है, हमने कहा 70% कॉन्सेंट्रेटेड है, HCl के हिसाब से प्रेडिक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। और जब यहाँ पर 30% HCl यानी 3 ml HCl था, तो यहाँ 7 ml वाटर भी था। हमने नहीं कहा 70% कॉन्सेंट्रेशन है, हमने क्या कहा 30% कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट मीन्स इस वाले सिनेरियो में भी हम लोगों ने HCl की कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेडिक्ट किया, इस वाले सिनेरियो में भी हम लोगों ने HCl की कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेडिक्ट किया। फिर हम लोग जब इधर आए, वेदर केस A हो, केस B हो या केस C हो, हम लोगों ने तीनों ही सिनेरियो में कॉन्सेंट्रेशन जब प्रेडिक्ट करी है, तो भाई हम लोगों ने प्रेडिक्ट करी है बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हालांकि सोल्यूशन के अंदर वाटर भी मौजूद है, स्टिल हम लोग जब कॉन्सेंट्रेशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग सॉल्वेंट के हिसाब से प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें एक बात मालूम है कि जो प्योर वाटर पोटेंशियल होता है
ये लास्ट ईयर भी आप लोग बात सीख कर आए हो। प्योर वाटर पोटेंशियल हमेशा होता है ज़ीरो। पानी का जो प्योर पोटेंशियल है ना वो हमेशा कितना होता है? ज़ीरो। वाटर इन इट्स प्योर स्टेट हैज़ नो इम्प्योरिटीज़, तो उस वक्त उसका पोटेंशियल क्या बनता है? ज़ीरो। इस चीज़ को आप लोगों ने लास्ट ईयर एक इक्वेशन से सीखा था। इक्वेशन कुछ यूँ होती, साई इज़ इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। ये वो इक्वेशन थी जिसमें साई होता था वाटर पोटेंशियल, ये सॉल्यूट पोटेंशियल, ये प्रेशर पोटेंशियल। तो इन जब प्योर वाटर है, कोई सॉल्यूट नहीं है, तो कोई उसका प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा, तो जो साई होता था वो बराबर हो जाता था ज़ीरो के। तो वाटर इन इट्स प्योर स्टेट हैज़ नो इम्प्योरिटीज़, और वाटर इन इट्स प्योर स्टेट किसी भी किस्म की कोई कंडक्शन नहीं करता। बारिश हुई हुई है, रोड पे पानी खड़ा हुआ है, बिजली की तार गिरेगी, क्या करंट नहीं ट्रैवल करेगा? करेगा। पूल वाटर है, पूल के अंदर पानी है, उसके अंदर बिजली की तार गिर जाए, क्या वहाँ नहीं करंट ट्रैवल करेगा? तो ऑब्वियसली करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर स्टेट में नहीं है। मैं किस वक्त की बात कर रहा हूँ? जब वाटर अपनी प्योर स्टेट में होगा ना, तो वाटर इन इट्स प्योर स्टेट हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल। ज़ीरो पोटेंशियल का मतलब यह है वाटर इन इट्स प्योर स्टेट हैज़ ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। प्योर स्टेट में वाटर की कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। तो तभी हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे थे। सोल्यूशन था, यहाँ पर आओ, सोल्यूशन था 70% अगर सॉल्यूट है तो इम्प्योरिटी आ गई। तो अब रिमेनिंग पोटेंशियल कितना रह गया वाटर का? 30, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा प्रेडिक्ट होती है 100% में से। अभी यहाँ पर वाटर 100% प्योर है। ज़रा प्रैक्टिस करो, आप इसके अंदर एडअप करो 10% सॉल्यूट, वाटर का पोटेंशियल हो जाएगा 90। आप इसके अंदर ऐड करो 20% सॉल्यूट, वाटर का पोटेंशियल हो जाएगा 80। आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, वाटर का पोटेंशियल वेरिएट कर रहा है। आप वाटर के पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन मालूम है सॉल्यूट की, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन से आप वाटर का पोटेंशियल प्रेडिक्ट कर रहे हो। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन नोन आपको किसकी होती है? सॉल्यूट की। और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, फिर वो आप क्या कर लेते हो? प्रिडिक्ट। कैसे? आप उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को अलग कर लो। अगर आपने सॉल्यूट डाला 50%, तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ये 50% का है। तो आप बताओ वाटर पोटेंशियल कितने का है? जवाब दो 50। थोड़ी प्रैक्टिस करो। सॉल्यूट पोटेंशियल 40, वाटर पोटेंशियल 60। सॉल्यूट पोटेंशियल 30, वाटर पोटेंशियल 70। सॉल्यूट पोटेंशियल 100। ऐसे वाटर पोटेंशियल क्या था? 0। क्यों? क्योंकि बिल्कुल प्योर सॉल्यूट है, वाटर डाइल्यूटेड ही नहीं है। प्योर वाटर जो होता है ना, जिसका मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल 0 है, ये 0 पोटेंशियल वाला वाटर जो होता है इसे कहते हैं हम लोग आरओ वाटर। ये वो वाटर है जिसका पोटेंशियल क्या होता है? 0। आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोटिक वाटर। ये ऐसा वाटर है जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस से डेवलप हुआ है। तो जो प्योर वाटर है ना, दैट इज आरओ वाटर, इसका पोटेंशियल होता है एकदम 0। मगर ये जो आरओ वाटर है ना, इसको हम लोग पी भी नहीं सकते। आप लोग जब पानी बाय करते हो तो द वर्ड इट सेल्फ सेज मिनरल वाटर। वो खुद कहता है मैं मिनरलाइज्ड वाटर हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स हैं। इसका वाटर पोटेंशियल 0 नहीं है। क्यों इसका वाटर पोटेंशियल 0 नहीं है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स एडेड हैं। मिनरल सॉल्यूट होते हैं, तो इसका वाटर पोटेंशियल 0 नहीं होता। इस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिनरल्स एडेड नहीं है। मगर फिर ये वो पानी है जिसको हम लोग पी नहीं सकते। हालांकि दिमाग में एक बात आएगी ना, अगर प्योर वाटर ये है तो हम लोग ये क्यों नहीं ड्रिंक करते? आरओ वाटर नहीं हम लोग ड्रिंक कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब मैंने पहली दफ़ा ये बात सुनी थी ना कि हम लोग आरओ वाटर नहीं पी सकते, जैसे भी आप लोग के दिमागों में एक सवाल होगा क्यों नहीं पी सकते, तो मेरे भी दिमाग में ये सवाल आया था
कि है वाटर मगर ऐसा कैसा पानी है कि पी नहीं सकते। इतना ज़रूर मैंने स्टडीज़ में पढ़ा था, ये पॉइजनस नहीं होता, इससे डेथ लीड नहीं करती। अब पॉइजनस नहीं है, डेथ भी लीड नहीं करती, तो फिर क्यों नहीं पी सकते भाई आरओ वाटर। तो आरओ वाटर का एक प्लांट लगा हुआ होता है डायलिसिस मशीन के बैक पे, एक कनेक्शन होता है जो कि डायलिसिस मशीन पर अटैच किया जाता है, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर प्योर आरओ वाटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, जैसे हॉस्पिटल गया, आरओ वाटर के पाइप को डिस्कनेक्ट करके पूरे ग्लास भरा आरओ वाटर का, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये क्यों नहीं पी सकते। पहला सिप लिया, उसके बाद ये ख्वाहिश ही मर गई कि ये जानूं कि आरओ वाटर क्यों नहीं पी सकते। पूरी हलक जल जाती है इससे, इतनी वो वाली बर्निंग नहीं कि बर्न आउट हो गया, बिल्कुल कड़वाहट इतनी होती है, इतनी इसके अंदर कड़वाहट होती है कि एक सिप नहीं पी सकते हम लोग इसका, इतना शिद्दत से कड़वा होता है आरओ वाटर। तो हम लोग पानी कब पी पाते हैं, जब उसके अंदर मिनरल्स ऐड हो रहे होते हैं। मिनरल्स क्या कर रहे होते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल ऐड अप करके उसकी ये जो कड़वाहट है ना, इसे ख़त्म कर रहे होते हैं, इसे रिड्यूस कर रहे होते हैं, तभी वो ड्रिंकेबल होता है। कुछ ऐसी भी मिनरलाइज कंपनीज़ हैं कि जब हम लोग उनका वाटर ड्रिंक करते हैं ना, हम लोग एक कंप्लेन करते हैं इसके अंदर भी कड़वाहट आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिनरल कंटेंट सही नहीं होती, ये कभी कभार नमकियात ज़्यादा होती हैं तो उसका अपना टेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं किसी एक ख़ास कंपनी को, जिससे जो ऐसा मिनरल वाटर क्रिएट करें जिसके अंदर कड़वाहट भी ना आ रही हो। समझाना क्या चाह रहा हूँ वो ये है कि वाटर का अपना कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि वाटर के पास कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नॉन कॉन्सेंट्रेशन जो आप जानते हो ना, वो सॉल्यूट की जानते हो, और हमेशा आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या वाटर का पोटेंशियल प्रिडिक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि वाटर का अपना पोटेंशियल तो ज़ीरो है, इसकी अपनी कॉन्सेंट्रेशन एकदम निल है, क्योंकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ही नहीं होती। और फिर ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना, एक सॉल्यूट पोटेंशियल, दूसरा वाटर पोटेंशियल, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा ऑपोजिटली ट्रैवल करते हैं जिसको मैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में काफ़ी एक्सप्लेनेशन देके बताऊंगा। अभी के लिए ये समझो कि ये वो दो चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा ऑपोजिटली ट्रैवल कर रही होती हैं, दे ऑलवेज मूव अगेंस्ट वन अनदर। कैसे अगेंस्ट? अगर वाटर का पोटेंशियल मूव कर रहा होता है फ्रॉम हायर टूवर्ड्स लोअर, तो सॉल्यूट कहीं ना कहीं मूव कर रहा होता है फ्रॉम लोअर टूवर्ड्स हायर, जिसको मैं सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस चीज़ों का आइडिया दे रहा हूँ। अब नेचर के ऊपर जब ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स अप्लाई होते हैं ना, तो उन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स में सबसे पहला मीडियम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम लोग यूँ डिफाइन कर लेते हैं, इसे कहा जाता है दैट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from the region of higher concentration towards the region of lower concentration। तो ये मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर वो लेसर कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कि मेरे पास ये एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का एंड ए है, ये है मेम्ब्रेन का एंड बी। अब मेम्ब्रेन के एंड ए पर मैंने रख दिए 10 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, 10 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल और 10 फैट के मॉलिक्यूल। 10 प्रोटीन मॉलिक्यूल रखे हैं, 10 कार्बोहाइड्रेट रखे हैं, 10 फैट रखे हैं। मेम्ब्रेन बी पे कुछ भी नहीं रखा, मेम्ब्रेन बी पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब ये जो साइड ए है, ये साइड ए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, क्योंकि प्रोटीन भी सॉल्यूट है, कार्बोहाइड्रेट भी सॉल्यूट है और फैट भी सॉल्यूट है। और कब से मैं आप लोग को यही बात समझा रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा प्रिडिक्ट होती है बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मौजूद है, जब सॉल्यूट मौजूद है तो मैं कॉन्सेंट्रेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। या हायर कॉन्सेंट्रेशन है या लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ये ट्रैवल करेंगे फ्रॉम रीजन ए टुवर्ड्स रीजन बी, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे।
थोड़ी देर बाद ये होगा, यहाँ 5 प्रोटीन आ चुका होगा, 5 कार्बोहाइड्रेट आ चुका होगा, 5 फैट आ चुका होगा। जब 5 मॉलिक्यूल्स वहाँ मूव कर गए तो भाई ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ बच गया 5 प्रोटीन, 5 कार्बोहाइड्रेट, 5 फैट। इक्विलिब्रियम हो गया। पहले मूवमेंट होना स्टार्ट हुई फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट होती रही और एक वक्त आया इक्विलिब्रियम आ गया। तो जब इक्विलिब्रियम रिटेन हो जाता है ना तो हम लोग कहेंगे अपॉन इक्विलिब्रियम द नेट मूवमेंट बिकम्स ज़ीरो। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जो नेट मूवमेंट होगी फिर वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। व्हाट इज़ नेट मूवमेंट? द लास्ट मूवमेंट्स। पहले नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही थी? पहले नेट मूवमेंट चल रही थी फ्रॉम साइड ए टूवर्ड साइड बी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ कम। इक्विलिब्रियम आया, अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी 5 ही है। तो भाई जब दोनों तरफ 5 हो गया, क्या कोई कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस रहा? नहीं। तो मूवमेंट तो होनी थी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर। अब इक्विलिब्रियम आ गया, क्या ये साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन है? क्या ये साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन है? ना इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन, ना ही अब इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तो भाई जब दोनों तरफ को सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर नेट मूवमेंट क्या हो जानी है? ज़ीरो। अब नेट मूवमेंट आकर नहीं होगी। तो मॉलिक्यूल जब सिंपली मूव कर रहे होते हैं ना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर, तो इसको हम लोग कह देते हैं इट्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की एक और काइंड होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था। एक और स्पेशल काइंड होती है जिसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक छोटा सा डिफरेंस आता था। इस बात को कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैंने एक मेम्ब्रेन प्लेस करी और इस मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन है वो मैं रख रहा हूँ प्रोटीन्स की और फैट्स की रख देता हूँ। मेम्ब्रेन कंपोज है ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब मैंने यहाँ पे रखे प्रोटीन भी, फैट्स भी, कार्बोहाइड्रेट भी। अब मैंने 3 एलिमेंट्स रख दिए यहाँ पर, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। इस मेम्ब्रेन की मगर कॉम्पोजिशन में सिर्फ प्रोटीन और फैट्स हैं तो प्रोटीन तो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन में प्रोटीन मौजूद है। फैट भी सिंपली डिफ्यूज़ कर जाएगा क्योंकि कॉम्पोजिशन के अंदर फैट भी मौजूद है, मगर अब कार्बोहाइड्रेट नहीं जा पा रहा होगा। और कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि कॉम्पोजिशन में है ही नहीं। अब 2 चीज़ें होंगी, या तो ये मूव करेगा ही नहीं, या अगर मैं ऐसा कर दूं ना कि इस मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट के लिए लगा दूं कैरियर, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कैरियर मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाए, तो भाई फिर कार्बोहाइड्रेट भी मूव कर जाएगा एक एंड से मेम्ब्रेन की दूसरी एंड पे। तो ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स एक ही ग्रेडियंट पे मूव कर गए। मूवमेंट तो वही हुई है, मूवमेंट हुई है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट तो वैसी ही हो रही है, मूवमेंट आखिर हुई है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट एक डिफरेंस आया है कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट द कार्बोहाइड्रेट्स आर facilitated by carriers। कार्बोहाइड्रेट को किसने फैसिलिटेट किया है? कैरियर्स ने। तो अब ध्यान से सुनना, ऐसी डिफ्यूजन, ऐसी टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें मूवमेंट तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही हो रही है, मगर वो फैसिलिटेट हो जाए बाय कैरियर्स, ऐसे कैरियर इन्वॉल्व हो जाए। जैसे फ़िलहाल फैसिलिटेट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट की जब फैसिलिटेशन स्टार्ट होती है ना, ऐसी डिफ्यूजन को कहते हैं
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऐसी डिफ्यूजन की काइंड को क्या कह देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दैट मीन्स ये प्रोटीन और फैट्स ये मूव कर गए हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि इनको कैरियर रिक्वायर्ड नहीं था और कॉम्पोजिशन में इनका लाइक मॉलिक्यूल मौजूद था। मगर जब कार्बोहाइड्रेट्स की मूवमेंट की बारी आई, कॉम्पोजिशन में कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं था। कार्बोहाइड्रेट या तो मूव नहीं करता, और अगर इसको मूव करवाना है तो हमें इसको फैसिलिटेट करना था बाय कैरियर्स। तो जब हमें इसे फैसिलिटेट करना था बाय कैरियर्स, हम लोगों ने कैरियर चैनल लगाया। कैरियर चैनल ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को मूव करवाया फ्रॉम वन एंड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जब कार्बोहाइड्रेट भी मूव कर गया फ्रॉम वन एंड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन बाय द हेल्प ऑफ कैरियर्स, तो ये भी डिफ्यूजन ही है, मगर इस काइंड को क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये हम लोगों ने आज वाले लेक्चर में क्या समझ लिया? पहली बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो ये था कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा प्रिडिक्ट होती है बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा था कि वाटर का अपना पोटेंशियल नहीं होता। तीसरी बात जो मैंने समझाई कि हमेशा मूवमेंट अकर होती है अपॉन ग्रेडियंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स, और नेचर हमेशा मूवमेंट को सपोर्ट करती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर। जो मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बेस पे चले जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूल सिंपली डिफ्यूज़ कर गए, इनमें सिंपल डिफ्यूजन हुई है। अगर जो मॉलिक्यूल्स कैरियर की रिक्वायरमेंट लेते हैं या कैरियर की हेल्प से मूव करते हैं, फिर हम लोग कहते हैं ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं ओवर एनिमल सेल या फिर उनके क्या इफेक्ट्स आते हैं ओवर प्लांट सेल। सो दिस वाज लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखना है कि किस किस किस्म के सोल्यूशंस होते हैं और सोल्यूशन का किस किस्म का इम्पैक्ट होता है एनिमल सेल के ऊपर, और किस किस्म का इम्पैक्ट वो रखते हैं ओवर प्लांट सेल। तो इस लेक्चर को यहीं सम अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।